सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं, अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। और भाई क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहले तो आज सभी आप सभी लोगों को गुरु गुरु पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं भाई। देखिए, लाइफ में ना गुरु का होना बहुत जरूरी होता है भाई। मैंने अपने लेवल पर फील किया है कि बिना गुरु के ना आप मतलब डायरेक्शन नहीं मिल पाती है आपको। तो आप यदि एक स्टूडेंट हैं या कुछ भी हैं, आप स्टूडेंट नहीं भी हैं तो गुरु का होना बहुत जरूरी है। गुरु गुरु जो होता है ना, वो आपको सिर्फ बुकिश जो ज्ञान होता है, लाइक आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या 11 12 या कोई क्लास में आप, तो सिर्फ वो सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं देता है। गुरु का होना इसलिए जरूरी है, तभी कहीं ना कहीं आपको पता है कि महाभारत में अर्जुन जो थे, उनका जो गुरु थे, उनके गुरु कौन थे? श्री कृष्ण थे। ठीक है, उनके जो सारथी बनकर जो युद्ध जिताया, अर्जुन के साथ अगर श्री कृष्ण नहीं होते ना, तो भाई युद्ध जीतना संभव नहीं हो पाता। और आपके सामने जो महाभारत का युद्ध था, जिसको गीता जी के फॉर्म में आपके सामने लाया गया, वो आज नहीं होता। और आज आप उनसे नहीं सीख पाते। जो एग्जाम्पल सेट किया गया है वो आप लोगों के लिए ही किया गया है कि भाई लाइफ में आप किसको अपना गुरु मानते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन आपका सारथी बनेगा, क्योंकि लाइफ में डायरेक्शन देना बहुत जरूरी है भाई। हमारे अंदर जो मन बैठा होता है ना भाई, वो हमारे से सही चीज करने का हमेशा मना करता है। जो हमारे लिए सही होता है, जो हमको इंस्टेंट प्लेजर देता है, ये वो हमसे कराता है। लेकिन जो हमको लॉन्ग लास्टिंग मतलब हमेशा के लिए जो हमारे पास प्लेजर रहने वाला है, जिस चीज से आने वाला है, ये उसको करने का मना करता है। आपको पढ़ाई करने का मन हमेशा मना करता है। क्यों? क्योंकि उसमें तुरंत रिजल्ट नहीं आता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से अर्जुन की लाइफ में भी था भाई। वो मन के उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे थे अर्जुन के मन में। लेकिन श्री कृष्ण जो थे, वो उनके गुरु थे। उन्हीं के अकॉर्डिंग उनका डायरेक्शन मानकर, उनको फॉलो करके, एज अ सारथी उनको मानकर आज जो युद्ध जीते हैं, और युद्ध जीतकर जो हमारे सामने गीता जी के फॉर्म में जो युद्ध के बारे में पूरा बताया गया है, वो बहुत जरूरी है भाई। और लाइफ में कभी भी समय मिले ना भाई, तो गीता जी को जरूर पढ़ना। ठीक है, तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको। तो इसी को ध्यान में रखते हुए क्लास हमारी शुरू करते हैं। आप सभी को एक बार फिर से गुरु पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं भाई। आप सभी अपने लक्ष्य पर जल्दी से जल्दी पहुंचे भाई। अच्छे से आप लोग पढ़ाई करें, है ना। बहुत जल्द अपने माँ बाप का सपना पूरा करें, अपना सपना पूरा करें, और दुनिया में लोगों के लिए कुछ करें। जिनको आपकी जरूरत है एक्चुअली में, आप उनके लिए कुछ करें। ठीक है, तो ऊपर वाले से मेरी यही प्रार्थना है कि वो आपका सपना जल्दी जल्दी साकार करे। ठीक है, और इसी प्रकार से आप अपना प्यार हमारे साथ भी बनाए रखें। आप लोगों की जो विशेष आई थी, उन सभी के लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया कि आप एज अ गुरु मुझे मानते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत जो भी मैं आपको दे सकता हूँ, बहुत मुझे इतना कुछ नॉलेज तो है नहीं, लेकिन जितना कुछ भी दे पाता हूँ, जिसके बदौलत आप मुझे इस तरीके के विशेष कर रहे हैं, आपके विशेष देखकर बहुत ही अच्छा लगा। ठीक है, तो सभी को थैंक यू सो मच भाई। ठीक है, आपकी जो भी ब्लेसिंग्स है वो सभी पूरी हो जल्दी से जल्दी। और चलिए तो शुरुआत करते हैं। अब बात करते हैं हम कि एसएससी सीजीएल आपका एग्जाम आने वाला। आप सभी को पता है इसके फॉर्म फिल हो रहे हैं। 24 तारीख आपकी लास्ट डेट है। मुझे उम्मीद है कि आपने फॉर्म फिल कर दिए होंगे। जिनने भी फॉर्म फिल नहीं करे हैं भाई, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो फॉर्म फिल कर दें। अब थोड़ा सा मुश्किल हो गया, आज 21 तारीख है, पोर्टल बंद हो गया होगा। पोर्टल क्योंकि लास्ट मोमेंट बंद हो जाता है, लेकिन कल भी मैंने एक फॉर्म फिल किया हुआ है। तो आप देखें, रात में आप देखेंगे 11 12 के समथिंग ना अच्छे से चलता है। तो आप लैपटॉप से अपना फॉर्म फिल करते हैं, ध्यान से डिटेल्स को फिल करें। अब दूसरी चीज आती है कि सर अभी सीएचएसएल की आंसर की रिलीज हुई है। ठीक है, ये यहाँ पर मैं डेट चेंज करना भूल गया हूँ। मैंने आपको बताया था सीएचएसएल की आंसर की रिलीज हो गई है। और सीएचएसएल की आंसर की रिलीज हुई थी तो मैंने आपको टेलीग्राम पर पोस्ट किया था, और मैंने आपको ये बताया था भाई कि आने वाले समय में देखो, पहले जब सीजीएल का नोटिफिकेशन आने से पहले एक अफवाह आई थी कि भाई, एक न्यूज आई थी कि एसएससी अपना वेंडर चेंज कर रहा है। लेकिन वेंडर कहीं ना कहीं चेंज नहीं हुआ, और आज भी वही वेंडर ने एसएससी का एग्जाम लिया जो पहले था। तो हमारे मन में डाउट थे कि सर पता नहीं पैटर्न चेंज हो जाएगा, क्वेश्चंस का लेवल क्या आएगा, कुछ नहीं पता था। लेकिन एसएससी ने ही अभी आपके कुछ दिन पहले सीएचएसएल के एग्जाम कंडक्ट कराए, और वो पूरे एग्जाम्स जो है वो 36 शिफ्ट में आई थिंक कंडक्ट हुए हैं। तो वो पूरे, मैंने आपसे बोला था ग्रुप में कि आप वो पूरे क्वेश्चंस को कर लीजिए कंप्लीट। क्यों कर लीजिए? क्योंकि भाई कहीं ना कहीं एसएससी ने वही एग्जाम लिया, और एसएससी वही आपका सीजीएल का बना रहा है। तो आप सीएचएसएल के पेपर को ये देखकर समझ पाएंगे कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, मतलब किस तरीके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्या इसका पैटर्न है, करंट अफेयर कितना पुराना पूछा जा रहा है, जीके जीएस कहाँ से पूछे जा रहे हैं, मैथ्स के किस टाइप के पैटर्न आ रहे हैं एग्जाम में। ठीक है, देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन भी इस बार से आने लगे। तो आपको देखकर ये चीजें समझ में आएगी। तो ये पूरा सेट कंप्लीट करके जरूर जाना भाई। आपको इससे फायदा सीजीएल में बहुत ज्यादा मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसी लेवल के क्वेश्चन वहां पर भी आएंगे, क्योंकि सेम वेंडर बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इतना डिफरेंस तो नहीं होगा कि बिल्कुल नहीं देगा, लेकिन कुछ कुछ चीजें सेम आपको देखने को मिलेगी। हो सकता है बहुत ज्यादा भी मिल जाए देखने को। इसलिए प्रैक्टिस तो हो ही रही है, सिलेबस आपका सेम है, तो इससे बेस्ट है कि आप इसके क्वेश्चन पूरे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्लास शुरू करने से पहले आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ पर ये 24 की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, 2024। और ये जो आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था, ये हुआ था आपका 1 जुलाई 2024। 1 जुलाई 2024 को एग्जाम कंडक्ट हुआ था। तो आज की जो हम शिफ्ट करने वाले हैं वो 1 जुलाई 2025
24 में जो आपका अभी CHSL का एग्जाम कंडक्ट हुआ था, उसकी फर्स्ट शिफ्ट में ये जो क्वेश्चंस आए, ये पूरे 25 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। इसके बाद आपके लिए जीएस के क्वेश्चंस भी मैं ला रहा हूँ बहुत जल्दी, ठीक है। रेडी रहिए, उसके लिए जीएस के क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस कराए जाएंगे, ठीक है। चलिए, इफ अरुण से सैलरी वॉज डिक्रीज बाय 50% एंड सब्सिक्वेंटली इंक्रीज बाय 50%, देन हाउ मच परसेंट डिड ही लूज। देखिए भैया, डिड ही लॉस बोल सकते हैं, लूज लिखा है इन्हें, लॉस होगा वो। यहाँ पर बोला गया यदि अरुण के वेतन में 50% की कमी हो जाती है, फिर बाद में 50% की वृद्धि हो जाती है, तो फिर कितने प्रतिशत की हानि हुई। मान लेते कि अरुण की सैलरी सर 100 रुपए, 50% की यदि 50% की यदि कमी हो जाती तो उसकी सैलरी 50 हो जाती, लेकिन बाद में फिर 50% बढ़ जाती। अच्छा, 50% बढ़ने का मतलब इसका 50%, देखो 100 का 50% 50 ही होगा, लेकिन 50 का 50% मतलब आधा होगा ना, तो वो कितना हो जाएगा 25। 25 बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी 75। तो आप देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं इनकी सैलरी कितनी कम हो गई, 25 कम हो गई। और 100 पर जितना भी कम होती है उतनी ही परसेंटेज माना जाता है, तो यहाँ पर से 25% कम होगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करने के लिए आया तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हमको इसको सॉल्व करना है। विबोर्ड मास जो होता है आपका, विबोर्ड मास, तो ये बार होता है, ये ब्रैकेट होता है, लेकिन ब्रैकेट और बार है नहीं, तो हमारा यही आएगा। ऑफ मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड, और फिर सिंपल मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर सब देखते हैं, हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड पहले करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डिवाइड पहले करेंगे, तो 7 4 28, 7 5 35, ठीक है। तो क्या बचा, 3 + 4 डिवाइड बाय 5 इंटू में 15 प्लस 4 - 3 इंटू में 4, 3 4 जा 12 कर देंगे यहाँ पर, 12 - 4 प्लस, ये कट जाएगा भाई, 5 3 जा 15, 3 4 जा 12, 12 प्लस 3। अच्छा, ये 12 से 12 कट गया, 7 और 4 7, 3 और 4 7 हो गया, तो ये आपका आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें भाई। एक मोटरसाइकिल अपनी यात्रा से पहले, एक मोटरसाइकिल कवर्ड हिज फर्स्ट 60 किलोमीटर ऑफ हिज जर्नी एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। एक मोटरसाइकिल स्टार्टिंग के 60 किलोमीटर जो है वो 40 किलोमीटर पर प्रति घंटे की चाल से चलती है। और आगे क्या बोला, द स्पीड ऑफ मोटरसाइकिल फॉर कवरिंग द रेस्ट ऑफ द जर्नी, मतलब जो बची हुई रेस्ट जर्नी है उसका 90 किलोमीटर जो है, वो 90 किलोमीटर की जर्नी रेस्ट, वो 45 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय की जाती है। तो पूरी जर्नी में एवरेज स्पीड कितनी थी। भाई एवरेज स्पीड निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, है ना। देखिए, अगर डिस्टेंस सेम होता तो उस केस में फॉर्मूला दूसरा हो जाता, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे डिस्टेंस अलग अलग है, तो उस केस में फॉर्मूला क्या होता है भाई, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, राइट। यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर 60 + 90 ये टोटल डिस्टेंस होगा, एंड टोटल टाइम कितना होगा। तो टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम देखो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो यहाँ से टाइम का फॉर्मूला बनेगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो यहाँ से हम देखेंगे डिस्टेंस अपॉन में स्पीड कितना हो जाएगा, 60 अपॉन में 40, तो ये हो जाएगा 1.5 आर। और यहाँ पर इसका समय निकालेंगे तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो ये कितना हो जाएगा 2 आर। तो ये टोटल 3.5 आर हो गया, 3.5 आर। अच्छा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 150 अपॉन में 3.5 को मैं 7 अपॉन में 2 लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ। चलिए, तो ये हो जाएगा 300 अपॉन में 7, तो 7 4 जा 28, 7 2 जा 14 एंड 6 किलोमीटर प्रति घंटे, 42 6 अपॉन 7 इसका आंसर है, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था ये भी, इसको भी ध्यान रखे भाई। लेकिन इस केस में मैं बोलता हूँ कि अगर डिस्टेंस सेम हो जाती ना भाई, तो उस केस में आपका आंसर बड़ा ही सिंपल आ जाता। और बड़ा ही सिंपल क्या आ जाता, तो उस केस में आपका आंसर हो जाता है ट्वाइस ऑफ S1 S2 अपॉन में S1 + S2, मतलब दोनों स्पीड से ही आपका आंसर आ जाता है, इसमें यहाँ पर फिर डिस्टेंस की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये कब होगा, जब आपकी डिस्टेंस सेम हो, मतलब पहले 60 किलोमीटर कवर करा फिर अगला भी 60 किलोमीटर, लेकिन यहाँ पर देखिए पहले 60 आगे 90, अगर ये दोनों डिस्टेंस बराबर या तो 90 90 होती या 60 60 होती, तो इस केस में हम ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देते, बट ऐसा नहीं है, तो आप ये बेसिक से करेंगे, ठीक है। चलिए, अ शॉपकीपर डिसाइड टू रेज मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाय 40%। एक शॉपकीपर ने ये डिसाइड किया कि वो अपना मार्क प्राइस 40% बढ़ाएगा, ठीक है। चलिए, तो मतलब उसका मार्क प्राइस मान लेते हैं, अगर 100 रुपीज था पहले, अब वो 40% बढ़ा रहा है, तो वो 140 कर दिया उसने मार्क प्राइस को। वो बोल रहा है हाउ मच परसेंट डिस्काउंट शुड ही अलाउड टू एबल टू सेल दी ओरिजिनल मार्क प्राइस। अगर वो चाहता है कि ओरिजिनल मार्क प्राइस पर ही बेचे, तो वो कितना डिस्काउंट देगा यहाँ पर। तो आप बोलेंगे सर 40 का डिस्काउंट देना पड़ेगा, और किस पर दिया जाता है डिस्काउंट, हमेशा इस पर देने का बोल रहा है ना, तो 140 पर डिस्काउंट देगा इंटू में 100, ठीक है। 22 जा 27 जा, अच्छा 1/7 अपन ने परसेंटेज में आपने पढ़ा होगा 14.28%, ठीक है। तो अगर मैं 2/7 इसका 2 टाइम्स कर दूंगा, तो वो हो जाएगा 28.56%, या फिर इसको फ्रैक्शन में अगर हम ले जाएंगे तो 28/4 होता है, ठीक है। अगर आप लोगों को ये नहीं पता भाई, तो फ्रैक्शन वैल्यूज याद करिए, इससे आपके क्वेश्चंस बहुत जल्दी सॉल्व होते हैं, ठीक है। अ लार्जेस्ट पॉसिबल स्फीयर इज कार्व्ड फ्रॉम अ क्यूब ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स वॉल्यूम। भैया क्या बोला जा रहा है, आपके पास एक क्यूब है, मान लेते हैं ये क्यूब बना हुआ है, इसमें से आपको एक एक स्फीयर ऐसा काट के निकालना है।
तो स्फीयर जो काट कर निकालेंगे तो उसकी जो स्फीयर की डायमीटर होगी वो वही होगी जो क्यूब की साइड होगी। मान लीजिए क्यूब की साइड ए है, क्यूब की साइड ए है, तो इसकी जो डायमीटर होगी वो भी ए ही होगी। लेकिन हमको डायमीटर नहीं, हमको रेडियस चाहिए, तो रेडियस क्या हो जाएगी, इसकी साइड का आधा हो जाएगी। तो सर यहाँ पर देखिए साइड दी हुई है क्यूब की 14, तो यहाँ पर इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 14 का आधा कितनी हो जाएगी सर, 7 हो जाएगी। हमको निकालना वॉल्यूम। तो सर वॉल्यूम किसका निकालना है, वॉल्यूम किसका निकालना है, स्फीयर का, जो स्फीयर निकाला जा रहा है। तो स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो हो जाएगा आंसर 4/3 इंटू में 22/7 इंटू में आर क्यूब कितना हो जाएगा, 7 का क्यूब, 7 का क्यूब। 7 से 7 कटा, ठीक है, बचा क्या नीचे, सर नीचे तो 3 आ रहा है, ठीक है। अच्छा ऊपर क्या आ रहा है, 7 4 2 जा, देखिए 7 7 जा 49, 49 4 जा कितना हो जाएगा 196 इंटू में 22। अच्छा थोड़ा सा हम यहाँ चेक करते हैं अब आंसर किस हिसाब से आ रहा है। सबसे पहली बात तो यहाँ पर जो आंसर आ रहा है उसकी यूनिट डिजिट कितनी आ रही है, 6 2 12, यहाँ पर यूनिट डिजिट आ रही है 2, ठीक है। 3 तो नीचे आ गई, यूनिट डिजिट किसकी 2 आ रही, 3 7 21 और 1 2, तो इसकी 2 आ रही है, आ रही है ना, 3 7 21 प्लस 1, हाँ 2 आ रही है इसकी। इसके देखिए 15 प्लस 1 16, इसकी नहीं आ रही। 21 प्लस 1 22, इसकी आ रही है। इसकी देखिए 30, इसकी भी नहीं आ रही। मतलब हम इनका मल्टीप्लाई करके ये जोड़ेंगे ना तो ऊपर 2 यूनिट डिजिट नहीं आ रही है, लेकिन दो आंसर में आ रही है। अब यहाँ पर थोड़ा सा बुद्धि चलाना है आपको भाई, कि 196 का अगर मैं 20 गुना ही कर दूं, मान लेते 190 है ये, 190 का अगर मैं 20 गुना ही कर देता हूँ तो वो 3800 के समथिंग होगा। तो मतलब 4000 के समथिंग आंसर आएगा, कि इससे ज्यादा भी मान ले तो 4000 के समथिंग आंसर आएगा। अच्छा यहाँ पर देखिए 14 3 42, ये वही 4200 के समथिंग हो रहा है, लेकिन ये 5100 के समथिंग हो रहा है, 5100 बन रहा है मल्टीप्लाई करने पे। तो ये आंसर होगा नहीं, डायरेक्ट ये कर दिया। और अगर फिर भी आपका मन नहीं मानता भाई, तो 196 इंटू 22 अपॉन में 3, इनको मल्टीप्लाई करके आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, आंसर यही आएगा। भाई एग्जाम में स्मार्ट अप्रोच बहुत ज्यादा काम आती है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं। देखिए एक्चुअली में आपको आता सब कुछ है, लेकिन आपको सीखना यही है कि एग्जाम में आपको परफॉर्म कैसे करना है। हमारा सिलेबस कवर होने के बाद भी मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं बढ़ पाते हैं, उसका कारण यही है कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे डील करना है, और वो डील करना आपको मेरी ये क्लास से सीखना होगा भाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई लोग। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड 40 days रिस्पेक्टिवली, इज्जत के साथ। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टुगेदर टू कंप्लीट दी वर्क। ए एंड बी दोनों सिंगल सिंगल काम करते हैं ना, तो वो 10 दिन और 40 दिन में करते हैं, देवदास बन जाते हैं भाई। लेकिन अगर दोनों मिलकर काम करेंगे ना भाई, तो उसमें जब दोनों को मिलकर काम कराया जाता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, दोनों ही स्पीड का मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों ही स्पीड को ऐड करेंगे, ये फॉर्मूला होता है। तो ये हो जाएगा 400 अपॉन में 50, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 8 डेज। 8 डेज इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा भाई, आना चाहिए। अगर समझ में आ रहा है तो क्लास को लाइक करें भाई, ठीक है, ईमानदारी से लाइक करें, आपको पड़ोसी की कसम है, ठीक है। चलिए, अ कंपनी हैज 5 प्लांट्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग स्पेयर पार्ट्स। देखिए स्पेयर पार्ट्स जो होते हैं किसी के भी, वो बनाने के लिए कंपनी में 5 प्लांट्स हैं, जिसमें ईच प्लांट में लोकल क्वालिटी और एक्सपोर्ट क्वालिटी बनती है, ठीक है। जिसमें लोकल क्वालिटी और एक्सपोर्ट क्वालिटी का आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पर पूछा क्या है आपसे, द रेशियो ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लोकल क्वालिटी एंड एक्सपोर्ट क्वालिटी। आपको लोकल और एक्सपोर्ट क्वालिटी का रेशियो बनाना है, कहां पर, हाईएस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जहां पर सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो रही वहां पर। अच्छा मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज्यादा कहां पर होगी, जहां पर लोएस्ट क्वालिटी और एक्सपोर्ट क्वालिटी का जो आइटम बनाया जा रहा है वो मैक्सिमम हो, सबसे ज्यादा। तो यहाँ पर देखिए 420 और 140 को जोड़ते तो ये हो रहा है 560। यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो ये 400 500 के समथिंग ही हो रहा है, 560 नहीं हो पा रहा है, ठीक है। इसको ऐड करेंगे तो ये भी 380 480 ही हो रहा है। इसको ऐड करेंगे तो ये हो रहा है 520। इसको ऐड कर रहे हैं तो ये 450 550 ही हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा इसी में आ रहा है भाई 560, मतलब सबसे मैक्सिमम इधर ये, तो इनका ही रेशियो बताना है। तो यहाँ पर सर इसका और इसका रेशियो क्या हो जाएगा, तो आप देखेंगे सर 420 रेशियो 140, तो यहाँ पर रेशियो आ जाएगा 3:1। ये आपका आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, द सम ऑफ एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज 180। ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है भाई, ट्राइंगल के एंगल का सम 180 डिग्री होता है, लेकिन क्वाड्रिलेटरल कोई सा भी हो, वेदर इट इज साइक्लिक और नॉन साइक्लिक, साइक्लिक होगा तब भी ठीक है, साइक्लिक नहीं होगा तब भी ठीक है। जब भी क्वाड्रिलेटरल की बात आ जाएगी उसके चारों एंगल के एंगल का सम, चारों एंगल का सम ऑलवेज 360 डिग्री होगा। तो ये तो सर बिल्कुल जहर बात बोल दी इसने। Equal chords are equidistant from center of the circle but not always subtend equal angle at center of a circle। यहाँ पर बोल रहा है इक्वल कॉर्ड जो बनती है, इक्वल कॉर्ड बन रही है, मान लीजिए ये इक्वल कॉर्ड बन रही है, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो इक्वल कॉर्ड है तो वो तो ये बात सही है कि सर इक्वल डिस्टेंस होगी सेंटर से, बट नॉट ऑलवेज सबस्टेंड इक्वल एंगल एट द सर्कल। भैया इक्वल एंगल नहीं बनाएगी, ऐसा क्यों नहीं होगा, बनाएगी वो तो, जब वो बराबर हाइट पर है तो ये एंगल भी बिल्कुल ही बराबर बनाएगी ना। तो ये गलत बोल रहा है भैया, ये अगर नॉट नहीं लगाता, अगर ऑलवेज सबस्टेंड कर देता तो सही हो जाता आंसर, ठीक है।
यहाँ पर ये वाला देखते हैं, एंगल सब्टेंड बाय आर्क इन द सेगमेंट ऑफ द सर्कल इन द रेशियो 2:1। यहाँ पर बोल रहा है भैया आर्क पर जो एंगल बनाया जा रहा है, लाइक ये आर्क है, तो यहाँ पर जो एंगल बनाया जा रहा है ये रेशियो 2:1 में होगा, 2:1 में होगा, ये ऐसा बोल रहा है कि द एंगल सब्टेंड बाय द आर्क इन द सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट जो है ना उसमें 1:1 होगा, मतलब सेम होगा, 2:1 नहीं होगा। अब यहाँ पर थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, टू सर्कल टचेस ईच अदर, दो सर्कल अगर एक दूसरे को टच करके भागते हैं, ये टच करा, तो द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, तो जो इनका जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है वो सेंटर से होते हुए जाएगा, यहाँ से जो सेंटर की लाइन है वो इसी से होते हुए जाएगी, तो ये बिल्कुल सही बात है, तो यही आपका आंसर है। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है कि आपको भाई समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया तो लाइक करेंगे और क्या करेंगे, बस कमेंट में लिखकर बताएं क्लास कैसी लग रही है भाई। राधिका रिक्वेस्टेड द कैशियर ऑफ अ बैंक टू गेट हर कॉइन इन द ली ऑफ हर चेक वर्थ रुपीज 1845। कैशियर गेव हर अ पैकेट ऑफ कंटेंट 5, 10 एंड 20 रुपीज कॉइन इन द रेशियो दिस। देखिए भैया, राधिका ने क्या करा, कैशियर को एक चेक दिया और उससे रिक्वेस्ट की कि आप मुझे ना 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए के सिक्कों में पैसे दीजिए, तो वो इसको इस रेशो में दे देता है। तो यहाँ से पूछा जा रहा है जो सबसे छोटे सिक्के हैं, मतलब क्या सबसे छोटे, मतलब साइज में नहीं, प्राइस में, जैसे 5 रुपए का इसमें सबसे छोटा है, तो 5 रुपए के सिक्के की क्वांटिटी कितनी, कितने रुपए बन रहे हैं वो बताना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं सर, कि मान लेते हैं एक्चुअल यही क्वांटिटी है, 3 और 5 और 7 ही है, हमने यही मान लिया, एक्स मान लेते हैं तो ज्यादा सही रहता है क्योंकि ये रेशो में। तो सर यहाँ पर 5 रुपए की इतनी बन रही है, 10 रुपए के इतने बन रहे हैं, ठीक है, एक्स नहीं मानते यार, मुझे एक्स में मजा नहीं आता है, और 20 रुपए मान लेते हैं। तो हम जब इनको मानते हैं तो एक्चुअली में 5 रुपए के 3 सिक्के अगर मिलते हैं तो वो 15 रुपए बना रहे होंगे, 10 के 5 मिलेंगे तो वो 50 रुपए बना रहे होंगे, 20 के 7 मिलेंगे तो वो 140 बना रहे होंगे। जब इन सबको ऐड करेंगे हम तो वो कितना हो जाएगा, 205। 205 रुपए बना रहे हो, 205 की वैल्यू हुई है 1845, तो कहीं ना कहीं सर यहाँ एक की वैल्यू कितनी आ गई, 9 रुपए। तो सर जो 5 रुपए के सिक्के थे वो 15 बना रहे थे एक्चुअली में, तो 15 की एक्चुअल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 135। यही आपका उत्तर है भैया। ठीक है, चलिए। The percentage of students enrolled in different activities in a school which are displayed in the left side of pie chart. The total number of students 5000 है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके कितने, 5000 हैं। आपसे बोला क्या जा रहा है, और टोटल जो गर्ल्स है राइट चार्ट वाले, राइट साइड वाले चार्ट में, वो है 1550 टोटल। अब उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि गर्ल्स कहाँ कहाँ एनरोल हुई, ठीक है, डांस में, क्राफ्ट में और जहां जहां है, ठीक है। द नंबर ऑफ गर्ल्स इनरोल्ड इन द क्राफ्ट फॉर्म, क्राफ्ट में कितनी इनरोल हुई है, 22%। तो किसका, इसका, तो वो कितना है टोटल स्टूडेंट का, तो सर टोटल स्टूडेंट मतलब 5000 का, क्या कितना है सर, 1550 का क्राफ्ट में स्टूडेंट कितने, 22%, कितना परसेंटेज है, तो इसको ओवरऑल निकालने के लिए ये परसेंटेज लग जाए, तो ये निकालना है हमको। तो सर सबसे पहले ये परसेंट से ये 100 कट जाएगा, क्योंकि परसेंट का मतलब नीचे 100, ये कट गया। अच्छा, अब इसको सॉल्व करते हैं, सुन सा बसुन प्यार की धुन, होगा धुन। चलिए, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 1 जा 22, 1 जा 22 का 2, 68 अपॉन में 100, दो सुन सा हटाकर दो के पहले मोहब्बत लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6.82। ये रही आपकी प्रेम की सब कुछ, ठीक है, तो 6.82 इसका आंसर है। समझ में आ गया भाई, समझ में आ गया, तो क्लास को देख रहे हो ना भाई, तो लाइक भी कर दो, ठीक है। चलिए, क्लास को शेयर करो भाई, जितना कर भला तो हो भला। इन हाउ मेनी ईयर्स विल सिंपल इंटरेस्ट सम ऑफ इक्वल टू द प्रिंसिपल, कुछ नहीं बोला गया भैया, इतना परसेंट ब्याज लग रहा है, सिंपल इंटरेस्ट की बात चल रही है, सिंपल क्वेश्चन है। 7 2 14 प्लस 6, 20/7, 20/7% हर साल मिल रहा है, तो भैया उसको बोल रहा है प्रिंसिपल के बराबर कितना ब्याज कितने साल में मिल जाएगा, मतलब 100%, प्रिंसिपल 100% होता है, तो 20/7 एक साल में मिल रहा है, 20/7 एक साल में मिल रहा है, तो भैया 100% कितने साल में मिलेगा, तो मैं 100 से इसको डिवाइड करके देख लेता हूँ कितने हिस्से इसके अंदर आ रहे हैं, तो डिवाइड करूंगा तो 5 जा 7 ऊपर जाएगा तो 35, 35 साल तक 20/7 मिलेगा ना भैया, तो इसका 100% राशि मिल जाएगी, मतलब 35 साल में प्रिंसिपल जितना इन्वेस्ट किया उतना ही इसको मिल जाएगा, प्रिंसिपल के बराबर। गिव दैट गिवन दैट द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, भैया दो सिमिलर ट्राइंगल है तो पेरीमीटर उनका रेशियो में दिया हुआ है 24 और 9, रेशियो हम इसका निकाल लेंगे, तो यहाँ से रेशियो आ जाएगा पेरीमीटर का, सिमिलर ट्राइंगल का पेरीमीटर का रेशियो आ जाएगा यहाँ से 3 8 जा 3 3 जा, ये आ गया। आपसे बोला गया व्हाट इज द रेशियो बिटवीन एरिया, भैया जब ये सिमिलर हो गए, सिमिलर ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि जिस रेशियो में पेरीमीटर होता है उसी रेशो में साइड होती है, लेकिन लेकिन इनका स्क्वायर कर देंगे वो होता है एरिया का रेशियो, राइट। तो हम इसका एरिया का निकालना है तो इनका स्क्वायर करेंगे तो 64 और 9 आ जाएगा, यही आपका आंसर है। तो यहाँ पर देखो इसको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था, कई बार एक्स्ट्रा डेटा आपका टाइम खाने के लिए दिया जाता है, तो थोड़ा सा बुद्धि आपको चलाना है, स्मार्ट वर्क करना है कि यहाँ पर क्वेश्चन में ये एक्स्ट्रा वैल्यू किस काम की है, तो ध्यान से क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है उसको भी देखते चलना पहली नजर में, ताकि आपको समझ में आ जाए।
पहली नजर में मोहब्बत नहीं हो, पहली नजर में आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअली में हमको जो दिया हुआ है डेटा उस पूरे की जरूरत है या नहीं है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अ मैन स्पेंड, एक व्यक्ति 60% अपनी सैलरी का हाउस होल्ड एक्सपेंस पर खर्च करता है भैया। मान लेते व्यक्ति की आय 100 रुपए है, 60 रुपए भैया हाउस होल्ड पर खर्च कर रहा है, 20 रुपए 20% सैलरी के रेंट पर खर्च कर रहा है। उसके बाद जो बच रही है, बच कितनी रही है भैया, तो ये 80 हो गया ना, तो अब इसके पास 20 बचा। रिमेनिंग सैलरी का 80% वो ट्रस्ट में डोनेट करता है, तो इसका 80% हो जाएगा 16। ये ट्रस्ट में जाता है, ट्रस्ट मतलब विश्वास नहीं भाई, ट्रस्ट मतलब जहां पर जो चैरिटेबल ट्रस्ट होती है वो। बचा हुआ 4 रुपए है, और एक्चुअली में ये कितना बोल रहा है कि उसके पास 20,000 रुपए बचा। चार की कीमत अगर 20,000 रुपए है, तो एक की कीमत कितनी हो जाएगी, 5,000 रुपए। तो आपको भैया 100 रुपए इसकी क्या थी, इनकम थी। तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 लाख रुपए। ठीक है, तो 5 लाख इसकी एक्चुअल इनकम आ जाएगी, 5 लाख रुपए महीने कमा रहा है भाई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। शॉपकीपर मार्क अप प्राइस ऑफ ऑयल बाय 40%। ऑयल का प्राइस जो है वो शॉपकीपर मार्कअप कर देता है 40%। 40% का मतलब कितना होता है, 2/5, मतलब कितना कर देता है, 5 की जगह उसको 7 कर देता है। लेकिन फॉल्टी मशीन का यूज करता है जिससे, जो कि 15% कम मेजर करती है। भैया वेट में जब भी धान ली होती है तो 15% कम करने का मतलब कि 100 की चीज पर 85, मतलब यहाँ से रेशियो 20 से 17 बन रहा है। लेकिन वेट का हमेशा रेशियो अपोजिट लिखा जाता है, ये आपको मैं पहले से बोलता आ रहा हूँ। ठीक है, हमेशा इस चीज को ध्यान रख लो कि जो बच्चे पेपर देने आ रहे हैं उसको कुछ समय के लिए इसको याद रख लो। ठीक है, अभी ये समय नहीं है कि बिल्कुल बेसिक से बताऊं। अब आगे बोला जा रहा है कि अब उसको फिर वो डिस्काउंट दे रहा है 32% का। 32% का डिस्काउंट मतलब 100 की चीज को 32 में बेच रहा है। इसका नॉर्मल हम लिख लेंगे रेशो, तो ये कितना हो जाएगा, 4 8 32, 425 जा। यार इसको ऐसा नहीं भी करते ना तो बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो रहा था, ऐसे ही लिख देते हैं। अब वो डिस्काउंट जो दे रहा है वो 100 की जगह उसको 32 में देने का बोल रहा है। 32 का डिस्काउंट दे रहा है तो 68 में देने का बोल रहा है। ठीक है, चलिए 20 से ये 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, 17 से ये 4 बार में कट जाएगा, तो 24 और 7 4 जा 28। भैया 3 का प्रॉफिट हो रहा है 25 पर, एक का प्रॉफिट होता है 25 पर तो उसको 4% बोलते हैं। 3 का प्रॉफिट मतलब इसको 12% मानेंगे शास्त्रों के हिसाब से। नहीं समझ में आया तो देखिए इधर, 3/25 को अगर परसेंटेज में ले आना तो 100 का मल्टीप्लाई, फ्रैक्शन को जब भी परसेंटेज में ले जाना हो तो उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दो तो वो परसेंटेज बन जाएगा। तो सर यहाँ से ही आ जाएगा 4 3 जा 12%, 12% इसका आंसर जाएगा। ठीक है, चलिए एक इक्वेशन दी हुई है आपको, देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन आया, ये बताना मैं वाला था कि आपको कि भाई क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन आने लगे, जिसमें पी की वैल्यू दी हुई है x + y = 5। पी एक लाइन है जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं आपको, वो दूसरा कोऑर्डिनेट्स x - y, उसकी इक्वेशन ये दी हुई है लाइन की, दूसरी लाइन की, ये दोनों लाइन की इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। आपको इनकी वैल्यूज निकालना है भाई, कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो ये वैल्यूज डायरेक्ट ही निकाली जा सकती है, अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नॉलेज नहीं भी है तो भाई इसमें से बड़ी वैल्यू अगर सेम वाली है निकालना है तो दोनों को ऐड करके हाफ कर दो, ये बड़ी वैल्यू हो जाएगी। छोटी वाली वैल्यू निकालना है, दोनों का डिफरेंस लेकर हाफ कर दो, डिफरेंस लेकर हाफ कर दो, तो ये हो जाएगा 4:4,1। ठीक है, चलिए विच टू कंबाइंड हैव द सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट एज दी अदर। ठीक है भैया, अदर अदर क्या है, 48। तो 48% कौन सा बना रहा है, कौन कौन को जोड़कर, तो पीजी और एमफिल को जोड़ेंगे हम। पीजी और एमफिल को जोड़ेंगे तो ये नहीं बना रहा है भाई, सीधी बात है, पीजी और पीएचडी को जोड़िए, देखिए पीजी को 39% और पीएचडी 9%, दोनों मिलकर 48 बना रहे हैं, तो यही आंसर है। मतलब यहाँ पर ये बोला गया था कि जो अदर में 48% बन रहे हैं, ऐसे कौन सी दो कैटेगरीज है जिनको ऐड करके भी यही सेम बन रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन में आपको पीजी और पीएचडी जो दिख रहा है वही बना रहा है 48%, बाकी नहीं बना रहा है। ठीक है, what will be the least value of x so that 5 digit number this become divisible by 9। अगर कोई नंबर है उसको अगर 9 से कंप्लीटली डिवाइड कराना है तो सम ऑफ, if any number whose sum of digit is completely divisible by 9 then the number is also divisible by 9। किसी भी संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित होता है तो वो संख्या पूरी 9 से कटेगी। ठीक है, कटता सभी का है। तो सर यहाँ पर 6 + 2 + 7 + x + 5, अगर मुझे इसको 9 से कटवाना है तो हम क्या बोलेंगे भैया, 7 + 2 9 बन जाएगा, 6 + 5 11 बन जाएगा। तो x क्या होना चाहिए, तो आप बोलेंगे सर x अगर 7 हो जाएगा तो ये 18 बनने के बाद ये 9 से डिवाइड होकर अपनी कटवा देगा, तो सर इसको 7 होना ही चाहिए, तो 7 इसकी वैल्यू हो जाएगी। द रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ टू स्फीयर इज गिवन एज 1:4। यहाँ पर जो रेशियो दिया हुआ है डायमीटर ऑफ टू स्फीयर का वो दिया हुआ है 1:4। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर आपको थोड़ी सी स्क्रीन में छोटे वर्ड्स दिख रहे होंगे, अगली क्लास से ये वर्ड्स बड़े कर दूंगा। ठीक है, आज मैनेज कर लो। द रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ टू स्फीयर, डायमीटर का रेशियो दिया हुआ है 1:4। अब देखो ये समझने वाला क्वेश्चन है भाई, है ना, ये समझने वाला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। देखें,
द रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ टू स्फीयर गिवन दिया हुआ है 1:4। द लार्जेस्ट स्फीयर इज मेल्टेड, लार्जेस्ट जो लार्जर स्फीयर है उसको मेल्ट किया जाता है 125 आइडेंटिकल स्फीयर में, 125 स्फीयर में डिवाइड कर दिया जाता है पिघलाकर, और दूसरा जो छोटे वाले हैं ना, छोटे वाले को 27 आइडेंटिकल स्क्वायर में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, मुझे एक बात बताइए, जिस रेशियो में डायमीटर होता है ना भाई, रेडियस अगर मैं निकालूंगा तो इनकी आधी आधी भी अगर मैं करूंगा 2 से डिवाइड, तो रेशियो तो वही आएगा ना यार, 1:4। तो यहाँ पर रेडियस का जो रेशियो होगा वही डायमीटर का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि जो छोटे छोटे वो बन रहे हैं ना स्फीयर, उनका वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। तो पहले तो भैया वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 हम निकालते हैं। पहले वाले का वॉल्यूम क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो भैया जब रेशियो लेंगे ना हम, तो 4/3 पाई r r2 क्यूब कर देते हैं इसको, तो ये कट जाएंगे पूरे, तो हमारा जो रेशियो बनेगा वो r1 का क्यूब रेशियो में r2 का क्यूब बनेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ आपसे ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पर बड़े वाले का जो बिगर जो है, बिगर बड़ा वाला जो बड़े वाले जो स्फीयर है उनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा। तो आप बोलेंगे सर उनका वॉल्यूम का रेशियो जो होगा ना वो हो जाएगा रेडियस का क्यूब, रेडियस का क्यूब करा, और यहाँ पर ये बड़े वाले का करा 4 का क्यूब। लेकिन समस्या यहाँ पर ये है मेरे भाई लोग, ये बड़े का है लेकिन हमको छोटे वाले निकालना, वो हो रहा है 125 में डिवाइड कर रहे हैं बड़े वाले को, छोटे वाले को 27 में। तो छोटे वाले को 27 में डिवाइड किया और बड़े वाले को 125 में किया। क्या इतनी बात समझ में आ गई। चलिए काटा और बीटी मचा सकते हैं अगर मन हो तो, और नहीं मन हो तो यहाँ पर तो एक चीज मेरे को कुछ तो गलत है दया, दया कुछ तो गलत हो गया यहाँ पर। हाँ, डायमीटर ऑफ टू स्फीयर 1:4। ठीक है, द लार्जेस्ट स्फीयर मेल्टेड, लार्जर स्फीयर को मेल्ट किया गया 125। बिल्कुल सही है दया। तो यहाँ से जो रेशियो आ जाएगा स्मॉल का, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि उनका जो वॉल्यूम का रेशियो बन रहा है स्मॉल वाले का वो 1:m बन रहा है, 1:m बन रहा है। तो हम क्या बोलेंगे 1:m बनने के लिए, तो हम बोलेंगे सर 1:m बनने का मतलब ये हुआ कि ये देखो ये वॉल्यूम छोटे वाले का है ना, ये स्मॉलर वाले का वॉल्यूम है और ये बिगर वाले का वॉल्यूम है। वो आपसे पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ बिगर टू वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर, तो वो हो जाएगा 4 का क्यूब, मतलब कितना हो जाएगा 4 का क्यूब ही रहने दो, अपॉन में 125, रेशियो में 1/27। तो हमको निकालना है ये वॉल्यूम ऑफ बिगर 1 रेशियो में निकालना है ना, तो हम सभी को उधर भेज देंगे। तो क्या हो जाएगा, समझ पा रहे हैं आप, मैं बोल रहा हूँ देखिए, मैं ये बोल रहा हूँ आपसे कि वॉल्यूम ऑफ बिगर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर जो दिया हुआ है वो 1:m दिया हुआ है, और वहां पर हमको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा रेशियो 4 की पावर 3 अपॉन में 125, और नीचे वाला क्या आ रहा है इंटू में कर दो इसको 1 और ऊपर चल जाएगा 27, ये आ रहा है। तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा, m की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई लोग, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर कर दूंगा तो m की वैल्यू हो जाएगी 125 अपॉन में 4 का क्यूब और इंटू 27 करेंगे ना, तो ये 1728 आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, नहीं आया तो फिर से एक बार देख लो, मुझे उम्मीद है कि नहीं आ रहा है आपको समझ में। यहाँ पर डायमीटर का रेशियो 1:4 है, 1:4, स्मॉल से बिगर, स्मॉल से बिगर, तो यहाँ से रेडियस का रेशियो बन जाएगा 1:4। अच्छा स्मॉल वाले जो हैं वो आइडेंटिकल पार्ट्स कितने किए गए हैं, तो बिगर वाले किए गए हैं 125, स्मॉल वाले किए गए हैं 27। तो यहाँ से मैं इनका अगर वॉल्यूम निकालूंगा तो सर छोटे वाले का वॉल्यूम आ जाएगा 1 का क्यूब, बड़े वाले का आएगा 4 का क्यूब, लेकिन ये छोटे छोटे इनको 27 डिवाइड किया 125 में, ये स्मॉलर मतलब छोटा जो क्यूब उनके आइडेंटिकल पार्ट्स बनाए ना, ये उनका वॉल्यूम आ गया, और यही हमको दिया हुआ है 1:m। बस इन दोनों को इक्वेट करके m की वैल्यू ही आ जाएगी। ठीक है, पी क्यू एंड पी आर दो टेंजेंट है भैया, ये है भैया जिसका सेंटर ओ है, पी क्यू एंड पी आर, ये मान लेते हैं पी है, ये क्यू और ये पी आर। ठीक है, जिसमें क्यू ओ आर, क्यू ओ आर, क्यू ओ आर जो दिया हुआ है ये आपको दिया हुआ है 150 डिग्री, और जिसमें क्यू पी आर आपको दिया हो क्या है, ये निकालना है आपको। एक बात बताइए, टेंजेंट और जो नीचे लाइन सीकेंड बनती है उनका जो रिलेशन होता है वो 90 डिग्री एंगल का होता है। ये टेंजेंट होती है और अंदर जो रेडियस वाली लाइन होती है इनका 90 डिग्री का एंगल होता है, टेंजेंट और रेडियस का रिलेशन 90 डिग्री का होता है। तो सर ये 90 90 180 बता रहा है, और मैंने अभी पहला क्वेश्चन ही आपको बताया कि क्वाड्रिलेटरल के टोटल एंगल का सम 360 डिग्री होता है। तो ये 90 90 180 हो गया, तो इन दोनों को मिलाकर भी 180 होना चाहिए, तो ये अगर 150 है तो ये कितना होना चाहिए 30 डिग्री। तो यही आपका आंसर है। ठीक है, वैल्यू छोटी दिख रही है, सॉरी उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बड़ी वैल्यूज दिखेंगे आपको। अ मैन वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर प्रति घंटे, डिस्टेंस इन 3, देखो भैया यहाँ पर टाइम दिया हुआ है कि पहले वो 3 घंटे 45 मिनट में एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर कवर करता था। वो बोल रहा है कि यदि वो उसको 2 घंटे 10 मिनट में कवर करना चाहे तो उसकी स्पीड क्या होना चाहिए। तो भैया इसका अपोजिट रेशियो बन जाएगा, अपोजिट रेशियो बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस यदि कांस्टेंट है
तो यहां से स्पीड का रिलेशन टाइम के साथ इनवर्स बनता है। तो सर यहाँ पर टाइम का रेशियो कितना बन रहा है जरा देख लेते हैं। टाइम का रेशियो कितना बन रहा है तो यहाँ पर देख लेते हैं। 45 मिनट को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो 45 डिवाइडेड बाय 60 करूंगा ना, तो ये हो जाएगा 3/4, तो ये हो जाएगा 15/4। उसी प्रकार से इसको करूंगा 2, 1/6, तो ये हो जाएगा कितना, 12, 13/6। ठीक है, 2 2 जा 2 3 जा, तो ये हो जाएगा 45 और ये 26। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो ये हमारा टाइम का रेशियो है, तो यहाँ से स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, 26:45। ठीक है, तो पहले की जो स्पीड दी हुई थी वो कितनी थी, 5, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो बस 5 जो है वो 26 के बराबर है, हमको 45 वाले की वैल्यू निकालना है। तो ये हो जाएगा 225/26, तो 26 के टेबल में ऑब्वियस बात है 8 बार में जाने के बाद ये आ जाएगा, यही आंसर हो रहा है आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑन द सेम साइड, दो पैरेलल कॉर्ड्स बनी हुई है सेम साइड पर, लाइक ये मैंने मान लिया सेंटर, तो पैरेलल कॉर्ड्स बनी हुई है, लाइक पहली कॉर्ड ये मान ली, दूसरी कॉर्ड ये मान ली। ठीक है, ये कॉर्ड बनी हुई है। आपसे क्या पूछा है, आपसे बोला गया है कि एक 12 सेंटीमीटर की, एक 10 सेंटीमीटर की। सर अगर मैं इनका सेंटर से इस तरीके से लाइन क्लिक कर दूं, तो एक 12 सेंटीमीटर वाली ये ऑब्वियस छोटी होगी, तो इसकी छोटी वाली की लेंथ ये 6 हो जाएगी, और ये 10 सेंटीमीटर, तो इसकी कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर, इसकी कितनी हो जाएगी, 10। और यहाँ से इनकी जो रेडियस दी हुई है वो कितनी है, 5√13। तो अगर मैं ये वाला ट्राइंगल ले लेता हूँ भाई, ये वाला ट्राइंगल ले लेता हूँ, तो ये तो ऑब्वियस 90 डिग्री होगा, पैरेलल है क्योंकि। तो ये वाले ट्राइंगल का यूज करके मैं इसको निकालता हूँ, तो ये 10, ये 5√3, तो यहाँ पर मैं इसको निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा, 25 × 13, ये 13 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 15। आप सॉल्व करके देखना, ये 15 आ जाएगा। और अगर मैं बड़ा वाला ट्राइंगल ले लेता हूँ जिसमें ये 6 लेता हूँ और ये लेता हूँ 5√3, 13, तो ये आ जाएगा कितना, 17। तो भैया ये पूरे की वैल्यू 17 है, जिसमें से ये है 15, तो इन दोनों की दूरी कितनी होगी, 2 की होगी, यही आपसे पूछा था। ठीक है, चलिए। द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इतना, फाइन वॉल्यूम। सरफेस एरिया क्यूब का होता है 6a², जिसकी वैल्यू दी हुई है 486, 6 8 × 48, 6 1 × तो यहां से a² आ जाएगा 81, तो यहां से a की वैल्यू हो जाएगी 9। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। यहां से हमको निकालना है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, a³ तो वो हो जाएगा 9 का क्यूब। 9 का क्यूब मतलब क्या होता है, 729। 729। इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, एक राइट एंगल ट्राइंगल में एबीसी में बी जो है वो 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर भी भैया 90 डिग्री बनेंगे, ये ए एंगल है, ये बी है, ये सी है। आपसे बोला गया ये निकालने का, भैया इसको देखकर तो घंटी बज जाना चाहिए, साइन है कॉस बी प्लस कॉस है साइन बी, तो उसका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी, बी की जगह सी दिया हुआ है, और भैया ए और सी मिलकर 90 डिग्री बना रहे हैं, तो यहाँ पर साइन 90 बोला गया है भैया, फिर यहाँ पर एक्स्ट्रा डेटा देकर आपको कंफ्यूज किया गया है। साइन 90 की वैल्यू शास्त्रों में 1 होती है, वो डायरेक्ट हम यहाँ से टिक लगाएंगे, बाकी किसी की कोई भी जरूरत नहीं थी। ठीक है, टिकी लगाकर भाग लेना है आपको। आगे देखते हैं, मोहन गेट्स 12% इंक्रीज इन हिज अमाउंट। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में बोला गया कि मोहन को 1 सेकंड रुकिएगा, हाँ। देखिए, बोला गया है कि मोहन गेट्स 12% इंक्रीज इन हिज सेल अमाउंट इन द फर्स्ट ईयर। मोहन को पहले साल में 12% का इंक्रीमेंट मिलता है, फिर 15% का मिलता है। अगर प्रेजेंट में इतना है तो 2 साल पहले कितना रहा होगा भैया, मेरे दादाजी, 128,800 अगर आज है, पहले साल में 12% बढ़ा, मतलब ये 112% हो गया। एक्चुअली में हमको 100 निकालना है। दूसरी बार फिर 15% बढ़ा, मतलब ये 115% है, हमको निकालना है 100। ठीक है, चलिए काटते हैं। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 8 जा 32, 4 25 जा 5 20 जा 5 23 जा। चलिए इसको काटते हैं। 23 के टेबल में कितने बार में जाएगा, 23 5 जा 115 हो जाएगा। 115 के बाद कितना बचेगा, 6 और 00, 28 2 जा हो जाएगा। ठीक है, तो 22 2 जा 4 और 100, तो ये आ जाएगा 1 लाख, 1 लाख रुपए आ जाएगा भाई इसका आंसर। 1 लाख आंसर आ रहा है, 1 लाख, 1 लाख। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन। द टेबल शोज द परसेंटेज ऑब्टेन बाय 5 स्टूडेंट इन डिफरेंट सब्जेक्ट। आपसे क्या बोला गया, व्हाट आर द मार्क्स ऑब्टेन बाय मोहन। मोहन भाई साहब को कितने मार्क्स मिले,
ये मोहन भाई साहब है। ये परसेंटेज में है भैया एक्चुअली में। ठीक है। तो फिजिक्स में इनको 80% मिले, मतलब कितने, 300 का 80% मतलब कितना होता है, 240। 300 का 60% मतलब कितना होता है, 180। 100 का 70% कितना होता है, 70। 95 का तो ये 95 हो गया। और इसका 80% कितना, 160। इतना मिल रहा है भैया। तो ये पांचों सब्जेक्ट में मिल रहा है। टोटल कितने में से मिल रहा है भैया, तो टोटल देखिए 300, 300, 600, 700, 800, 900, 1000। तो 1000 में से इतने नंबर मिल रहे हैं मोहन बाबा को। चलिए सबको ऐड करते हैं। 240 में 160 जोड़ा तो 400। 400 में 650। 650, 745। 745। तो दो सुन सवा सुन, तीन सुन सवा सुन उड़ाकर तीन के पहले पॉइंट लगाएंगे। ये क्या आ रहा है भाई, क्या निकालना था हमको, परसेंटेज ना। परसेंट में जाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई भी करते हैं। दो सुन सवा सुन प्यार की धुन हो जाएगा, एक सुन से ये लग जाएगा। तो 74.5% इसका आंसर आ गया। ठीक है भाई, समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आया तो क्लास को फिर से रिपीट करें। कमेंट में लिखकर बताएं क्लास कैसी लगी। आज के जो क्वेश्चन था उसका फोंट थोड़ा सा छोटा हो गया, नेक्स्ट क्लास में फोंट आपको बड़ा सा दिखाऊंगा। ठीक है। और ये जो ऊपर था ये भी एडिट नहीं हो पाया, थोड़ा जल्दी में एडिटिंग हुई थी। ये 2023 का नहीं है भाई, ये 2024 का पेपर है, टीयर 1 का, जो कि आपका 1 जुलाई अभी रिसेंट में 15-20 दिन पहले जो 2024 में हुआ था उसका। ठीक है। चलिए, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।